स्टूडेंट्स, बेटा हमारी पॉलिटिकल चल रही है, तो आज हम पॉलिटिकल के अंदर 7th चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पॉलिटिकल के अंदर हमारा आज जो 7th चैप्टर है वो क्या है। इसके अंदर 7th चैप्टर की जो हेडिंग है वो क्या है, जन आंदोलनों का उदय। इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लीट क्या है, किसके बारे में बेटा, हम जनता के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो ये वाला चैप्टर है, बाकी जो हमने पीछे 6 चैप्टर्स पढ़े हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर सिर्फ आंदोलन के बारे में बताया गया है कि कौन सा आंदोलन किस समय चलाया गया, इसके क्या कारण थे, लास्ट में उसको कितनी सफलता मिली, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपको ये एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। मैं आपको इसको समरी टाइप में, इसको इजी लैंग्वेज के अंदर समझाऊंगी ताकि आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए बेटा इसमें स्टार्टिंग में क्या बताया गया। सबसे पहले तो देखिए जन आंदोलन, ये वर्ड आ रहा है जन आंदोलन। तो सबसे पहले तो क्या बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये जन आंदोलन है ये है क्या। ये जो एक वर्ड आया है इसके अंदर जन आंदोलन, तो जन आंदोलन क्या होता है। देखिए आम बिल्कुल साधारण भाषा के अंदर मैं बताऊंगी आपको, जनता के द्वारा जो आंदोलन चलाए जाते हैं वो जन आंदोलन कहलाते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो ये जन आंदोलन होते हैं इसके अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता है। ये जो आंदोलन होते हैं सिर्फ जनता के द्वारा चलाए जाते हैं। जनता अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए जो प्रदर्शन करते हैं, रैली निकालते हैं, वो सब कुछ अपने लेवल के ऊपर निकालते हैं। इसके अंदर किसी और का कुछ भी इसमें इंटरफेयर नहीं होता है। ये सिर्फ जनता के द्वारा ही चलाए जाते हैं। जनता अपने तरीके से इसे सरकार के सामने पेश करती हैं। तो वो क्या कहलाता है बेटा, जन आंदोलन कहलाता है। तो इसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है वो किसका आता है, चिपको आंदोलन का आता है। अब देखिए चिपको आंदोलन से रिलेटेड आपकी बुक में पिक्चर दी गई है। ये देखिए ये वाली जो पिक्चर है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसके अंदर क्या देख रहे हो आप लोग। तो देखो ये क्या है बेटा, ये कोई गेम नहीं खेल रही है। जो लेडीज दिखा रखी हैं ये कोई गेम नहीं खेल रही है या कोई इनका कोई तीज त्यौहार नहीं है। ये क्या है, ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड पिक्चर दी गई है। तो ये आंदोलन क्या था, क्या हुआ था इसके अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत बेटा उत्तराखंड राज्य से हुई थी। उत्तराखंड राज्य के अंदर 1973 के अंदर ये जो आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। और 1973 के अंदर उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसके अंदर क्या हुआ था बेटा, ये जो इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी, सुंदर लाल बहुगुणा। ये नाम आपको ध्यान रखना है। और अभी रिसेंट में बेटा इनकी क्या है, डेथ हो गई है। ये आपने शायद न्यूज़पेपर में देखा भी होगा, जो सुंदर लाल बहुगुणा। ये शायद आपकी बुक में नाम नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता भी होगा। जो चिपको आंदोलन से संबंधित किसका नाम आता है, सुंदर लाल बहुगुणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। सुंदर लाल बहुगुणा किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन से संबंधित है, बहुगुणा। अगर चिपको आंदोलन का नाम आता है तो उसके अंदर सबसे पहले किसका नाम आता है, सुंदरलाल बहुगुणा का ही नाम आता है। तो देखिए ये इनके नेतृत्व के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये आंदोलन क्यों हुआ था, इसके शुरुआत होने के पीछे क्या कारण थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताती हूँ। तो देखिए इस आंदोलन के शुरू होने के पीछे क्या क्या कारण थे। तो जो चिपको आंदोलन है उसके बारे में आपको बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो क्या हुआ था बेटा, ये जो आंदोलन हुआ था शुरू में 2-3 गांव से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके क्या इसके साथ और भी बहुत सारे गांव जुड़ते चले गए। तो इससे रिलेटेड इसके पीछे कहानी है। तो उस समय की क्या कहानी इसमें बताई गई है। तो इसमें क्या हुआ था बेटा, जब ये उत्तराखंड का एक गाँव था, तो उस गाँव के जो लोग थे वो क्या है, वन विभाग के पास जाते हैं और वो वन विभाग से क्या कहते हैं कि हमें खेती बाड़ी करने के लिए जो औजार बनाने हैं, जिन औजारों के द्वारा खेती बाड़ी की जाती है, कृषि की जाती है, तो उसके लिए क्या है, औजारों के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। उस समय लोहे के औजार तो होते नहीं थे, लकड़ी के थे। तो लकड़ी के औजार बनाने के लिए हमें क्या है, पेड़ों की कटाई करनी है। तो उसके लिए क्या है, वो पेड़ों को काटने की अनुमति लेने गए थे। तो वो कौन से पेड़ की काटने के लिए, ये भी वेरी शॉर्ट में बनता है बेटा, अंगू के पेड़। देखिए इसमें ये वर्ड आ रहा है अंगू के पेड़। ये जो अंगू के पेड़ है ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अंगूर नहीं है, ये अंगूर अलग होता है, ये अंगू है। तो ये अंगू ही लिखना है, इसका अंगूर मत कर देना इसको। तो अंगू के पेड़ जो उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हमें औजार बनाने के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए। लेकिन जो वन विभाग है वो क्या है, अनुमति देने से इनकार कर देते हैं। वो क्या कहते हैं कि नहीं, पेड़ों को नहीं काटना है। तो ठीक है, वो वापस घर आ जाते हैं। लेकिन
जस्ट तुरंत बाद क्या होता है कि जो वन विभाग जो होता है वो वन विभाग क्या है, खेल सामग्री बनाने के लिए, मतलब जैसे खेलों से रिलेटेड जैसे बैट वगैरह बनते हैं ना बच्चों के, उससे रिलेटेड मतलब खेल सामग्री और भी कई चीज़ें आती हैं, तो वो बनाने के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी कंपनी होती है और उसको क्या है मतलब अपने व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए क्या है उस कंपनी को वो एरिया दे देता है कि जाओ तुम उत्तराखंड राज्य में जाकर और पेड़ों की कटाई करो। अब इससे देखिए क्या होता है, मतलब डबल बातें हो गई यहाँ पर। जो उस गांव के जो लोग थे उनको तो मना कर दिया गया, लेकिन उसी गांव के अंदर क्या है एक बहुत बड़ी कंपनी को क्या है इस चीज़ का ठेका दे दिया गया कि तुम वहाँ पर जाओ और पेड़ों की कटाई करो और खेल सामग्री बनाओ। अब जब ये बात किसानों तक पहुंची, उत्तराखंड के गांव के जो किसान थे वहाँ तक उनके गांव के लोगों तक पहुंची, तो क्या उनके अंदर बहुत ज़्यादा रोष पैदा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। गांव वालों ने क्या मतलब ये सोचा कि हमको तो मना कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी को मतलब ठेके को ऊपर दे दिया, उनको हाँ कर दिया। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने अब अपने आप ही क्या किया, उन्होंने इस चीज़ के लिए मतलब विरोध करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई, एक बहुत ही अलग तरीके का अनूठा जो तरीका था वो अपनाया। अब उन्होंने देखिए क्या तरीका अपनाया, वो वन विभाग के पास दोबारा नहीं गए, वो ये नहीं है भाई वन विभाग के पास गए या उन्होंने फिर से उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इन्होंने अपने लेवल के ऊपर क्या अपने पेड़ों को बचाने की सोची। हालांकि देखो बेटा वो जो क्या है गांव के जो लोग थे वो भी क्या अनुमति मांगने गए थे, तो पेड़ों की कटाई तो उसमें भी हो रही थी, लेकिन गांव के लोग क्या थे जो वो किसके लिए मांग रहे थे, वो औजार बनाने के लिए। और औजार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई नहीं होती है, लेकिन जिस कंपनी को उसने वन विभाग ने ठेका दिया था वो क्या है पूरी एक बड़ी कंपनी थी और उसके अंदर क्या वो खेल सामग्री बना रही थी, तो नेचुरल सी बात है बहुत सारे पेड़ों की कटाई होती, हो सकता है वो एरिया ही बिल्कुल खाली हो जाता, कटिंग करने के बाद वो एरिया ख़त्म हो जाता। तो इस चीज़ का विरोध करने के लिए जो गांव वाले लोग थे उन्होंने क्या अपने तरीके से इसका विरोध किया। अब अपने तरीके से उन्होंने देखिए क्या विरोध किया, उन्होंने कोई भी जो कंपनी की साइड से अगर कोई भी लकड़ी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने के लिए आता था तो वो क्या करते थे, गांव के लोग थे, जो गांव के लोग थे महिलाएं थी, वो क्या है उस पेड़ के चारों तरफ लिपट जाती थी, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में पिक्चर में दिखाया था ना, वो पेड़ को ही चारों तरफ लिपट जाती थी, मतलब उससे चिपट जाती थी, उसको अपनी बाहों में ले लेती थी, तो उसी के चिपक जाती थी, तो उसी के आधार के ऊपर क्या इस आंदोलन को चिपको का नाम दिया गया था। यानी कि इस प्रकार से उन्होंने अपने पेड़ों को बचाया, अपने जंगल को नष्ट होने से बचाया। जो भी आता था कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने के लिए वो क्या कहते थे, पहले हमें काटो उसके बाद हमारे पेड़ों को काटना। तो उस गांव के लोगों का पेड़ों के प्रति इतना प्यार देखकर क्या है जो वन विभाग था वो भी मतलब वन विभाग वालों ने भी क्या कर दिया कि उन्होंने मना कर दिया कि भाई अब तुम पेड़ों की कटाई नहीं करोगे। तो इस प्रकार से जो उस गांव के लोग थे उन्होंने अपने पेड़ों को बचाया, अपने जंगल को बचाया और जो पेड़ थे जो वन थे उनको कटने से बचाया, वहाँ की हरियाली को नष्ट होने से बचाया। और इसी के ऊपर इसका क्या नाम दिया गया था, चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था, और जो आज भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये देखिए 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से, और आज क्या है ये पूरे इंडिया के अंदर फैल गया है, हर जगह क्या है इसे मतलब ये जो चिपको आंदोलन है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो ये था बेटा चिपको आंदोलन जो मैंने आपको इजी लैंग्वेज के अंदर समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट आंदोलन, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर देखिए बेटा क्या है सारे आंदोलन के बारे में ही है। अब देखिए जो नेक्स्ट आंदोलन है हमारा वो क्या है, दल आधारित आंदोलन। अब देखिए बेटा दल आधारित आंदोलन क्या है, तो दल आधारित आंदोलन होता क्या है पहले तो आप लोग इसे समझिए। दल आधारित आंदोलन से क्या तात्पर्य होता है कि बेटा जब कोई आंदोलन ऐसा बन जाए जिसके अंदर कोई राजनीति पार्टी शामिल हो तो वो क्या है, दल आधारित आंदोलन कहलाता है। एक तो था जन आंदोलन जो अभी हमने पढ़ा था चिपको आंदोलन जिसका एग्जाम्पल है। जन आंदोलन के अंदर क्या है बेटा, उसके अंदर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है, उसमें सिर्फ जो जनता होती है, जो लोग होते हैं वो अपने तरीके से उस आंदोलन को करते हैं। लेकिन दल आधारित आंदोलन में दोनों बस इतना ही फर्क है, इसके अंदर जनता भी होती है और जनता को साथ कौन देता है, कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी उनके साथ मिल जाती है, और वो जब वो राजनीतिक पार्टी साथ में मिल जाती है तो वो क्या हो जाता है, दल आधारित आंदोलन कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसमें है आपका बुक में दिया गया आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये जो अलग अलग राज्य थे यहाँ के जो किसान थे और जो खेतीहर मजदूर थे, मतलब खेतों के ऊपर मजदूरी करने वाले जो लोग थे, उन सब ये सब मिलकर इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी जो CPI पार्टी थी उसको किसके साथ अपने साथ मिला लिया था। तो
उनके साथ क्या है, राजनीतिक पार्टी मिल गई थी, तो इसीलिए इस आंदोलन को दल आधारित आंदोलन का नाम दे दिया गया था। आगे देखिए बेटा, ये क्या कहलाया, दल आधारित आंदोलन कहलाया था। जैसे अब देखिए इसके अंदर हमने लास्ट चैप्टर के अंदर नक्सलवादी के बारे में पढ़ा था, जिससे मार्क्सवादी लेनिन समूह को क्या है, नक्सलवादी का नाम दिया गया था। इसके अंदर भी क्या था, जो किसान थे और मजदूर थे, उनका जो आंदोलन था वो अपने आर्थिक व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। तो मतलब इसके अंदर जब कोई भी पार्टी किसी भी संगठन के साथ शामिल हो जाती है, किसी भी प्रकार के आंदोलन के साथ शामिल हो जाती है, तो उसे क्या है, दल आधारित आंदोलन का नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए अब नेक्स्ट आंदोलन आता है, छोटे छोटे आंदोलन है इसके अंदर, इसको ध्यान से सुनते चलिए। नेक्स्ट आंदोलन आता है राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन। नेक्स्ट आंदोलन क्या है, राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन। तो देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, 1970 1970 और 80, यानी कि ये समय, ये कब के बाद बताई गई, 1970 और 1980, 1970 और 1980 के दशक की बात है। 1970 और 80 में देखिए क्या बताया गया है, इसके अंदर क्या हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय समाज के कई तबके होता है, अलग अलग जो वर्ग थे, तबकों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से क्या हो गया था, मोह भंग हो गया था। उस समय देखिए बेटा क्या हुआ था कि उस समय जो सरकार आई थी वो क्या है, जनता के लिए वो कुछ भी कार्य नहीं कर पाई थी। तो जो जनता का था वो राजनीतिक दलों से क्या विश्वास उठ गया था। उन्हें क्या लगता था कि जो सरकार है वो जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, सरकार केवल अपनी रोटियां सेक रही है, राजनीतिक रोटी सेक रही है, वो सिर्फ अपनी जेब भरने में लगी हुई है। जब वोट का समय आता है तो क्या है, जो ये राजनीतिक नेता होते हैं वो घर घर जाकर वोट की भीख मांगते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम अब देश के साथ, देश के लिए इतना ये सब करेंगे और तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करेंगे। लेकिन जब वो पार्टी जीत जाती है तो वो सारे वादे भूल जाते हैं। तो सेम ऐसा ही हुआ था। तो जो जिस समय आंदोलन का समय आता है, जब तो वो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन बाद में वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो क्या है, तो इससे क्या है, जितनी भी जो भी पार्टी आ, चाहे किसी की भी सरकार आए, तो जो लोग थे क्या है, उनका क्या है, राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक दलों से ही क्या उनका विश्वास उठ गया था। वो क्या कहते थे, उनके मन में क्या आ गया था कि जो जितने भी राजनेता हैं वो कोई राजनेता मतलब जनता के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो इससे क्या है, उन्हें और सरकार के द्वारा जो बनाई हुई सरकारी नीतियाँ थी, आर्थिक नीतियाँ थी, वो भी क्या लोगों को पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, कहीं ना कहीं वो लोग अपना, जो राजनीतिक पार्टी वो अपना ही फायदा देखती थी। और समाज के अंदर क्या है, देश के अंदर जो गरीबी है, असमानता है, वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही थी। जो ख़त्म कहाँ से होगी, जब तक वो देश के अंदर क्या है, जैसे गरीबी के जो मसले थे और आर्थिक जो स्थिति थी वो क्या है, लिंग से आधारित, जाति से आधारित, मतलब किसी भी प्रकार की जो भी देश के अंदर जो कमियां थी, जो कठिनाइयां देश झेल रहा था, लोग झेल रहे थे, उससे क्या है, राजनीतिक पार्टी को कोई लेन देन नहीं था। वो सिर्फ अपना घर भरने के अंदर लगे हुए थे। तो इससे क्या, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष पैदा हो गया था, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, और उनके दिल के अंदर क्या है, राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी वो बात नहीं रह गई थी। वो ये उनके मन में यही बात आ गई थी कि जो राजनीतिक पार्टियां वो किसी की नहीं होती हैं। राजनीतिक धरातल पर सक्रिय कई समूहों का जो विश्वास है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति से उठ गया था। मतलब उनको अब किसी भी पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं रह गया था। तो जो आर्थिक समृद्धि, तो इससे क्या हुआ, आर्थिक समृद्धि हुई, परंतु इसका जो लाभ था वो समाज के हर तबके को नहीं हो, मतलब हर तबके से मतलब क्या है बेटा, जो गरीब वर्ग था वो गरीब ही बना हुआ था, और जो अमीर वर्ग था वो अमीर होता जा रहा था, गरीब और गरीब होता जा रहा था, अमीर अमीर होता जा रहा था। तो इससे क्या है, जो अमीर थे उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो गरीब वर्ग थे वो क्या है, हर तरह से परेशान हो गया था। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे समूह थे जिनका लोकतांत्रिक संस्थाओं से और चुनावी राजनीति से बिल्कुल विश्वास उठ गया था। तो ऐसे जो समूह वो जो दलगत राजनीति से दूर हो, और धीरे धीरे करके क्या है, ये सारे राजनीति से दूर होते जा रहे थे। अब इन जो ये समूह थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अब जनता को अपने विश्वास में लेना शुरू कर दिया था। अब जनता को अपने विश्वास में लेकर इन्होंने अपना अलग से ग्रुप बना लिया था, अपना अलग से गुट बना लिया था। और युवाओं ने क्या है, हर गांव में जाकर क्या है, जो गरीब वर्ग था उनकी सहायता करने की चेष्टा की, कोशिश की थी। और इन कार्यों से क्या है,
इन कार्य जो प्रकृति थी वो क्या थी, स्वयं सेवी थी, यानी जो समाज सुधारक होते हैं वो बिल्कुल निस्वार्थ लोगों की सेवा, गरीब लोगों की सेवा कर रहे थे। उनके मन में किसी भी प्रकार की स्वार्थ की भावना नहीं थी और इसीलिए इन संस्थाओं को, इन संगठनों को स्वयं सेवी संगठन का नाम दिया गया था। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन या स्वयं सेवी संगठन कहा गया था। तो ये स्वयं सेवी संगठन था और इन संगठनों ने क्या खुद को क्या किया था, राजनीतिक जो दल थे, राजनीतिक पार्टियों से इन्होंने अपने आप को दूर कर दिया था, अपने आप को अलग कर दिया था। और ये राजनीतिक पार्टियों से अलग हो गए थे, राजनीतिक पार्टियों से दूर हो गए थे। इनका राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं था। तो इन्होंने मतलब क्या है, ना तो चुनाव, चाहे चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, मतलब इनका राजनीति से अब कोई मतलब नहीं रह गया था। इन्होंने राजनीतिक पार्टी को किसी भी प्रकार का कोई भी समर्थन नहीं दिया। इन्होंने अपनी अलग अलग ये गुट बना लिया था और जो ऐसे संगठन जो राजनीति में विश्वास करते थे उसमें भागीदारी भी करना चाहते थे, पर उन्होंने क्या है, राजनीतिक दलों को नहीं चुना। मतलब ये क्या है, जो ये राजनीतिक पार्टियां थी, क्या उनका राजनीतिक लोग मतलब पार्टी के अंदर क्या है, राजनेता में हर प्रत्येक राजनेता खराब नहीं होता है, तो उसके अंदर कुछ राजनेताओं पर इनका विश्वास था, लेकिन फिर भी क्या इन्होंने उन राजनेताओं को अपने साथ शामिल नहीं किया। इन्होंने अपने लेवल के ऊपर अपनी पार्टी का निर्माण किया जिसे स्वतंत्र राजनीतिक संगठन, और यही क्या है बेटा, राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन कहा जाता था। इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या रखा गया था, राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन, इसका नाम रखा गया था। तो इससे रिलेटेड और देखिए बेटा आगे, तो इन संगठनों ने यह मान लिया था कि जो स्थानीय मामले हैं उस पर स्थानीय नागरिकों की भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जिसके लिए नागरिकों के लिए क्या हर प्रकार के कार्य किए जा रहे थे, जनता के लिए कार्य किए जा रहे थे, और अगर उसके अंदर जनता को ही शामिल नहीं किया जाएगा तो क्या है, जनता तो पता कैसे चल पाएगा कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ शामिल किया, लोगों को अपने विश्वास में लिया स्वयंसेवी संगठन संस्थाओं ने, और इन्होंने अपना नया गुट तैयार करके क्या है, ये ज़्यादा ज़्यादा लोगों की सेवा कर रहे थे, लोगों की सहायता कर रहे थे। तो ये क्या, ये आंदोलन क्या कहलाया था बेटा, राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन कहलाया था। आया बेटा समझ में। अब देखिए नेक्स्ट आंदोलन आता है दलित पैंथर्स। नेक्स्ट आंदोलन है दलित पैंथर आंदोलन। तो देखिए बेटा इसके नाम से ही पता चल रहा है, दलित पैंथर आंदोलन में देखिए इसके नाम से क्या पता चल रहा है, दलित, दलित वर्ग से आप लोग क्या समझते हैं, दलित वर्ग के अंदर देखिए क्या बताया गया है। तो जो दलित होते हैं वो गरीबों के लिए, आप लोगों ने पॉलिटिकल के अंदर अभी जो लास्ट चैप्टर हमारा गया है उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था बेटा कि जो संविधान की तरफ से नागरिकों को जो 6 अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो उसके अंदर जो अनुच्छेद 17 था उसके अंदर 17 के फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या बताया गया था, छुआछूत की भावना को समाप्त कर देना। तो छुआछूत क्या होता है बेटा, मतलब पुराने समय के लोगों का विचार क्या था कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो छोटी जाति से संबंध रखते हैं, वो क्या है, मतलब अगर वो सामने भी आ जाते, जैसा पंडित हैं, पंडित वर्ग पुराने समय हमारे समाज को 4 जातियों के अंदर बांटा गया था। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर था वो ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो जो ब्राह्मण थे वो क्या, उनके मतलब मन के अंदर ये शूद्र लोगों को, शूद्र होता है सबसे जो नीची, जो सबसे लास्ट, जो सबसे छोटी जाति के जो लोग थे वो शूद्र में आते थे। तो क्या है, अगर उनके पंडितों के सामने अगर शूद्र जाति का कोई इंसान आ जाता था तो क्या है, सिर्फ देखने भर से ही उनके मन में क्या बातें आती थी कि मैं अब अशुद्ध हो गया हूँ। अब वो क्या है, घर जाता था, फिर वो दोबारा से नहा कर आता था, कपड़े बदल कर आता था। तो इससे मतलब क्या है, वैसे तो खैर ऐसा कभी होता नहीं था, क्योंकि जो क्षुद्र जाति के जो लोग थे उनका अलग ही समाज, मतलब उनको उनका एरिया ही अलग कर दिया गया था। उनको गांव से बाहर निकाल कर गांव से बाहर के एरिया में उनका अलग एरिया बना दिया गया था। उनको गांव के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, उनको कुएं पे से पानी भरने की अनुमति नहीं थी, उन्हें मंदिरों में जाने की आज्ञा नहीं थी। तो जो छुआछूत की भावना है, छुआछूत है मतलब गलती से अगर उसे देख भी लेते थे, टच भी हो जाते थे, तो क्या है, वो क्या, जो ब्राह्मण वर्ग थे, क्षत्रिय वर्ग थे, वो क्या सोचते थे कि हमारा आज सारा दिन खराब जाएगा। हम मतलब ये जो छुआछूत, ये जो टचिंग की जो फीलिंग थी वो क्या है, वो हमारा अस्पृश्यता जिसे कहा गया था, वो हमारे संविधान के 17वें अनुच्छेद में इसे खत्म करने के बारे में कहा गया है। लेकिन
ये सिर्फ संविधान में ही कहा गया था, लेकिन लोगों के मन के अंदर जो पुरानी धारणाएं चली आ रही थी वो अब तक भी एज इट इज़ ही थी। तो जो दलित वर्ग था वो, हालांकि हमारा देश आज़ाद हो गया था, संविधान में उनके लिए क्या प्रावधान दिए गए थे, लेकिन आज भी क्या है, जो अमीर वर्ग है वो गरीबों का शोषण कर रहा था। गरीबों के साथ क्या बहुत ही दयनीय व्यवहार किया जाता था। उनके साथ क्या है, उनके साथ किसी भी प्रकार बहुत सारे भेदभाव होते थे। उनके साथ छुआछूत की भावना रहती थी, भेदभाव और हिंसा की जाती थी, उनके ऊपर जुल्म किए जाते थे। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो देखिए इसकी शुरुआत बेटा महाराष्ट्र, दक्षिण भारत का जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ से 1972 में 1972 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और दलित युवाओं का एक संगठन बन गया था। मतलब जो दलित वर्ग था उसके अंदर जितने भी युवा वर्ग था वो सारा आगे आकर उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया था। और इसको सबसे ज़्यादा साथ देने वाले सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्यों? क्योंकि ये खुद क्या है बेटा, एक दलित वर्ग से संबंध रखते थे और इन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा चुभती थी कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हमारे साथ इतना ज़्यादा गलत व्यवहार क्यों किया जाता है। और इसीलिए इन्हें क्या है, सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर का नाम भी दिया गया था। उस समय के जो कवि थे उन्होंने इन्हें क्या कहा था? सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये वेरी शॉर्ट में बनती है कि सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा गया था? किसे कहा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया था। इसको आपको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। आगे देखिए बेटा, इसका उदय कैसे हुआ था? मैंने आपको बताया 1972 के अंदर महाराष्ट्र में 1972 में जो दलित युवा थे उन्होंने क्या अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या रखा? दलित पैंथर्स। इसका अपने ग्रुप का नाम रखा था। अब इसके अंदर उन्होंने किन किन चीज़ों के ऊपर इन्होंने मुद्दा उठाया था कि वो क्या कह रहे थे कि आज़ादी के इतने साल बाद तक भी क्या है, हमारे देश के अंदर से जो जातिगत भेदभाव था वो ख़त्म नहीं हो पाया था। संविधान में इन भेदभाव की मनाही थी, लेकिन फिर भी क्या है, ये भेदभाव लगातार हो रहे थे। छुआछूत की जो समस्या है वो आज भी बनी हुई थी, भेदभाव होता था, गरीब वर्ग के साथ हिंसा होती थी, मारकाट होता था, उनके ऊपर जुल्म किया जाता था। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के खिलाफ क्या है, आवाज़ उठाई गई थी कि हम भी इंसान हैं, हमारे साथ अमानवीय यानी कि जानवरों जैसा व्यवहार न किया जाए, हमें भी वो सारे अधिकार प्राप्त हों जो एक अमीर वर्ग को सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इससे संबंधित क्या जो दलित पैंथर आंदोलन था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब इसकी मुख्य गतिविधियाँ क्या थी? तो जो दलितों पर जो लगातार अत्याचार बढ़ रहे थे उनसे लड़ना, मतलब उनका सामना करना दलितों का सबसे पहला मुख्य कार्य था। इन संगठनों ने क्या है, अत्याचार के जो खिलाफ थे वो आंदोलन चलाए थे। और 1989 के अंदर 1989 में सरकार ने एक व्यापक कानून बनाया था। मतलब जैसे लगातार देखिए क्या है कि लगातार जो दलित वर्ग था वो आगे आ रहा था, वो अपने अधिकारों की मांग कर रहा था। तो ये सारी चीज़ देखते हुए जो 1989 के अंदर जो वो सरकार थी उसने एक कानून चलाया था। 1989 में मतलब लगातार जब सरकार को प्रेशर जा रहा था तो सरकार ने क्या एक बहुत बड़ा कानून बनाया। उन्होंने क्या कहा कि इस कानून के अंतर्गत क्या कहा गया कि जो दलित वर्ग है उसके ऊपर जो भी इंसान अत्याचार करेगा उसे क्या कठोर दंड दिया जाएगा, उसे सरकार की तरफ से कठोर दंड दिया जाएगा। तो इसका मुख्य जो एजेंडा था वो क्या है, जाति प्रथा को समाप्त करना। मतलब हमारे देश के अंदर क्या है, जो जाति प्रथा थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैल गई थी, हर एरिया के अंदर फैल गई थी, उस जाति प्रथा को समाप्त करना, ख़त्म करना, ये इसका मुख्य एजेंडा था। तो इससे क्या था, जो गरीब किसान थे, मजदूर वर्ग थे, दलित वर्ग थे, वंचित वर्ग थे, उन सभी का एक ग्रुप बनाना, उन सभी को इकट्ठा करके उनका एक संगठन बनाना। और जो लेकिन क्या हुआ बेटा, जो ये दलित पैंथर था वो क्या है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि उस समय क्या इमरजेंसी लगा दी गई थी और इमरजेंसी की वजह से क्या है इस आंदोलन को तुरंत बंद करना पड़ा। और ये आंदोलन क्या हुआ, ख़त्म हो गया, टूट गया। और इसके ख़त्म होने के बाद क्या है, बाम सेफ नाम का एक आंदोलन आया था। इस आंदोलन को जब ये आंदोलन ख़त्म हो गया था उसके बाद जो दलित पैंथर था उसकी जगह कौन सा आंदोलन आया था, बाम सेफ का एक आंदोलन आया था। बाम सेफ के आंदोलन ने क्या है इसकी जगह ले ली थी। बाम सेफ की देखिए फुल फॉर्म क्या थी, बैकवर्ड एंड, ये देखिए बेटा, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, ये इसका पूरा नाम था, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। तो ये भी क्या है, दलित वर्ग से ही संबंधित था। दलित वर्गों को क्या है, उनको अपना पूरा सारे अधिकार जो संविधान की तरफ से दिए गए थे वो उनसे उनके अधिकारों का कोई भी हनन नहीं कर सकता था। तो ये क्या था बेटा, ये दलित पैंथर का
एक जो आंदोलन आया था ये उसके बारे में बताया है। ओके, समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट आंदोलन आता है, नेक्स्ट आंदोलन है भारतीय किसान यूनियन। देखिए नेक्स्ट आंदोलन के अंदर किसके बारे में बताया गया, भारतीय किसान यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसे शॉर्ट में बी, भारतीय, के और यू, भारतीय किसान यूनियन जिसे कहा गया था। तो देखिए भारतीय किसान यूनियन में क्या था, 19 जनवरी 1988 में ये कहाँ से शुरुआत हुआ था, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी और लगभग 20,000 के आसपास क्या है इसके अंदर किसान शामिल हुए थे। 80 के दशक का ये किसान संघर्ष था जिसके बारे में इसके अंदर बताया गया। तो देखिए इसकी उदय मतलब कहाँ से, कब से इसकी शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी, तो देखिए इसको ध्यान से देखो बेटा। 1988 के जनवरी में उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ में लगभग 20,000 जो किसान थे वो एक जगह इकट्ठे हो गए। अब इन किसानों ने मुख्य मतलब क्यों इकट्ठे हुए थे, क्या इनकी डिमांड थी कि देश के अंदर जो बिजली की जो रेट थे, जो दर थी, वो क्या बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे और वो किसान इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि जो किसान थे वो गरीब थे और वो इतना बिल पे नहीं कर सकते थे। अब किसानों ने जो जिला समाहर्ता के दफ्तर मतलब जो ऑफिस थे, जो जिला समाहर्ता यानी कि जो बिजली दफ्तर थे उनके बाहर क्या 3 हफ्ते तक, 3 हफ्ते का मतलब क्या हो गया, लगभग 21 दिन तक क्या वो ऑफिस के बाहर ही धरना देकर बैठे रहे। लेकिन ये नहीं है बेटा इन्होंने कोई तोड़फोड़ की हो या किसी तरह की कोई परेशानी की हो। ये जो आंदोलन हुआ था बहुत ही अनुशासित तरीके से हुआ था। ये जो आंदोलन था वो अनुशासित तरीके से था और जब से मतलब ये धरने पर बैठे थे 21 दिन देखिए लगातार जो आसपास के गांव के जो लोग थे उन्होंने क्या निरंतर उन्हें राशन पानी पहुंचाया, मतलब खाने पीने की सुविधा करवाई। इसलिए और इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी रोष प्रकट नहीं किया, बहुत ही शांतिपूर्वक ये धरना हुआ था और बाद में क्या इनकी मांगों को सरकार ने मान लिया था, बाद में इनकी बातों को मानकर। और ये जो किसान मतलब किसानों की शक्ति का बहुत बड़ा प्रदर्शन था। देखिए शक्ति का बेटा कैसे पता चलता है, किसी भी आंदोलन के अंदर जितने ज़्यादा लोग होते हैं उससे क्या उनकी शक्ति का पता चलता है और इसलिए क्या सरकार को इनकी मांग पूरी करनी पड़ी। और जो ये जो आंदोलन हुआ था उसके द्वारा क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक जो संगठन था उससे क्या है सबसे ज़्यादा फायदा इस आंदोलन के द्वारा हुआ था। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब जो भारतीय किसान यूनियन था वो उसकी मुख्य मांगे क्या थी, ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई सरकार ने उनकी मांगों को पूरा कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या क्या डिमांड रखी थी, क्या क्या मांगे उन्होंने सरकार के आगे रखी थी। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था कि गेहूं और गन्ने के सरकारी जो खरीद है उनके मूल्य में बढ़ोतरी की मांग की थी। यानी कि देखिए बेटा जो किसान क्या है वो अन्नदाता है, किसान अनाज उगाते हैं सभी के लिए। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो हम इतनी मेहनत करते हैं धूप में, गर्मी में, बारिश में, सर्दी में, हम लगातार मतलब 12 के 12 महीने किसान लगे रहते हैं तब जाकर हमें अनाज मिलता है। तो हमें तो क्या है फटाफट हमें तो सिर्फ गेहूँ लाते हैं, हम उससे पिसवाकर हम आटा तैयार कर लेते हैं। लेकिन उस गेहूँ की कीमत, उस रोटी की कीमत किससे पूछो, इन किसानों से पूछो जो दिन रात मेहनत करके पसीना बहाकर लोगों के लिए क्या गेहूँ तैयार करते हैं, अन्न तैयार करते हैं। तो ये अन्नदाता थे ये। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो गेहूँ है, गन्ना है, उसकी जो सरकारी खरीद है यानी कि जो ये अनाज तैयार करते हैं जब उसे सरकार खरीदती है तो उसकी मूल्य के अंदर क्या बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि जितना ये मेहनत करते थे गेहूं को तैयार करने के अंदर उस मेहनत के अकॉर्डिंग इन्हें मेहनताना नहीं मिलता था। तो सबसे पहली डिमांड इनकी क्या थी, सबसे पहली डिमांड इनकी यही थी कि जो ये गेहूं है, गन्ना है, मतलब और कोई भी फसल है उसके अंदर क्या है उसके सरकारी मूल्य के अंदर बढ़ोतरी की जाए। तो ये इसका इनका फर्स्ट जो इनकी सबसे पहली डिमांड थी वो ये थी। आगे देख बेटा इसके अलावा इन्होंने और क्या डिमांड की थी, कृषि उत्पादों के अंतरराज्यीय आवाजाही पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसे हटा दिया जाए। यानी कि कृषि से संबंधित कोई भी जो अनाज तैयार किया जाता था उसके आने में, उसको बाहर ले जाने के अंदर क्या है सरकार उस समय कर लगाती थी, टैक्स लगाती थी। तो इन्होंने क्या कहा कि जो सरकार की तरफ से जो टैक्स लगाया गया है उस टैक्स को ख़त्म किया जाए, उसको ख़त्म करके क्या है ताकि हम अपने अनाज को आसानी से किसी दूसरे राज्य के अंदर लेकर जा सकें। इसके अलावा जो ये किसान थे उन जब वो अनाज तैयार करते थे तो उसके अंदर जो बिजली की जितनी भी आपूर्ति लगती थी उस बिजली की जो मतलब
रेट थे उसको कम किया जाए। बिजली के रेट अगर कम होंगे तो क्या है, वो आसानी से, देखिए इसमें सारे पॉइंट्स दिए गए हैं बेटा, ये देखो जो मैंने आपको अभी बताए हैं। गन्ने और गेहूं के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करना, कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर पाबंदी हटाना, समुचित दर पर गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति करना, और इसके अलावा किसानों का जो बकाया कर्ज था वो क्या कहते हैं कि जो बकाया कर्ज है वो उसे माफ़ कर दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। और इसके अलावा लास्ट इनकी डिमांड क्या थी कि किसानों के लिए भी पेंशन का प्रावधान किया जाए। पेंशन का प्रावधान से मतलब देखिए बेटा, जो किसान हैं उनके पास और कोई आजीविका का साधन नहीं था, उनके पास सिर्फ आजीविका का साधन क्या था, वो कृषि के द्वारा ही वो अपना घर का और परिवार का पेट भरते थे। अब देखिए जो किसान है धीरे धीरे जब वो बूढ़े हो जाते थे तो क्या है, ज़्यादा कार्य नहीं कर पाते थे। तो वृद्ध होने के बाद वो क्या कहते, वो उन्होंने सरकार से क्या डिमांड की थी, जब हम वृद्ध हो जाएं तो जो वृद्ध किसान है उनके लिए क्या है, सरकार की तरफ से पेंशन का प्रावधान किया जाए, ताकि ज़्यादा नहीं उन्हें 2 टाइम की रोटी नसीब हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो किसान आंदोलन थे, जो भारतीय किसान यूनियन था, उनकी मुख्य मांगे थी। और ये जो मांगे थी वो ना केवल किसान यूनियन की साइड से थी, बल्कि इनको देख कर क्या है, देश के अंदर और भी बहुत सारे जो आंदोलन, और भी बहुत सारे जो संगठन थे वो आगे आए, और उन सभी किसान संगठन थे, उनने सभी ने इन सारी मांगों को सरकार के सामने रखा था। तो उसके अंदर इन सारे संगठन जो आए थे, उन सभी संगठन के अंदर कौन कौन से संगठन का नाम लिया गया है इसमें, जैसे महाराष्ट्र का था बेटा एक शेतकारी संगठन, ये जो संगठन था ये महाराष्ट्र का आया था, ये भी क्या किससे, कृषि से संबंधित था, किसानों से संबंधित था। और इसके अलावा कर्नाटक का आया था, कर्नाटक का कौन था, रैयत संगठन, जो रैयत संगठन है वो भी किससे संबंधित था, वो भी किसानों से ही संबंधित था। और भी ऐसे बहुत सारे संगठन आए थे जो किससे संबंधित थे, किसानों से संबंधित थे। मतलब इन किसानों को देखकर देश के अंदर वो जितने भी किसान थे वो सारे आगे आए, और उन्होंने सरकार के सामने इन सारी डिमांड को, इन सारी बातों को रखा था। अब देखिए बेटा, अब आता है जो BKU था उसकी क्या विशेषताएं थी, जो ये BKU यानी कि भारतीय किसान यूनियन था उसकी क्या विशेषताएं थी। तो जो BKU था इसकी विशेषताएं, मतलब इसकी खासियत क्या थी, इन्होंने जो भी रैली की थी, प्रदर्शन किए थे, इकट्ठे हुए थे ऑफिस के बाहर, इन्होंने मतलब ये बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का आंदोलन जो हुआ था वो आक्रमणकारी नहीं था, मतलब बहुत ही शांतिपूर्वक हुआ था। इसमें क्या लाखों की संख्या के अंदर, हजारों लाखों की संख्या के अंदर किसान इसमें शामिल हुए थे। और इतनी बड़ी जो शक्ति थी वो क्या है, इनकी संख्या जो थी वो शक्ति, इतनी बड़ी जो संख्या थी वो इनका बल, मतलब इनको बहुत और भी ज़्यादा पावरफुल बना रही थी। जितने ज़्यादा लोग होंगे वो क्या है, उतना ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और इसने अपने सदस्यों को जोड़ कर रखा, मतलब इसके साथ जो भी सदस्य आए वो क्या है, इसे एक बार जुड़ने के बाद इसे छोड़कर नहीं गए, वो सभी इसके अंदर शामिल रहे। और 1990 का जो दशक था उसके अंदर, दशक का जो शुरुआती समय था उसमें BKU ने अपनों के सभी अपने आप को, मतलब जितने भी राजनीतिक दल से उन सभी से अपने आप को दूर रखा था। तो ये जो BKU था वो इसके ये सारी इम्पोर्टेंट विशेषताएं बताई गई हैं कि इन्होंने शांतिपूर्वक धरना किया था, किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं हुआ था, किसी भी राजनीतिक पार्टी को इन्होंने अपने आप, मतलब जो राजनीतिक पार्टियां थी उनका किसी का भी सहारा नहीं लिया था। इन्होंने अपने ही दम के ऊपर, मतलब अपने ही ग्रुप के अंदर इन्होंने किसानों की संख्या को बढ़ाकर अपने ही दम के ऊपर इन्होंने इस संगठन को करवाया था आगे, ताकि जो किसान थे उनकी सारी बातों को, उनकी सारी डिमांड को पूरा किया जा सके। तो बेटा ये हाफ चैप्टर आज मैंने आपको करवा दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो आगे बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके अंदर बाकी भी सारा क्या है, किससे, आंदोलन से रिलेटेड है चैप्टर। तो हाफ चैप्टर हमारा आज हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट लगता है तो बेटा आप मुझसे डिस्कस करोगे। वैसे मैंने आपको इसको समरी टाइप के अंदर, एक बार आप इसको वीडियो को देखो, 2 बार देखो, और उसके बाद 2-3 बार देखने के बाद आप जब इस अपनी NCERT की बुक को रीड करोगे, आई होप बेटा, इतना मेरा पूरा विश्वास है कि जब आप इसको रीडिंग करोगे, सिर्फ एक बार सिंपल रीडिंग करोगे, तो उसके बाद आपको एक एक पॉइंट सारे अच्छे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको सारे इस वीडियो के अंदर करवा दिए हैं। ओके, थैंक यू बेटा।